मदर टेरेसा चूंकि दया और करुणा के प्रतीक के रूप में जानी जाती हैं और वो उनका जन्म जो है मैसिडोनिया में हुआ था, वो अल्बानिया में हुई थी। उनके सामने एक मिशन था, एक लक्ष्य था। वो लक्ष्य क्या था? समाज सेवा का, वो गरीबों की सेवा का। इसलिए वो एक अनजान देश में आती है, एक ऐसे देश में आती है जहां एक महिला होकर, जहां की संस्कृति अलग है, जहां की परंपराएं अलग है, जहां की जलवायु अलग है, जहां की भाषा अलग है, और वो भारत में आकर कोलकाता को अपना कर्मस्थली बनाती है। तो इतना बड़ा त्याग जो है कर पाना एक महिला के लिए क्या कोई आसान काम है कि वो एक अनजान देश में आती है और यहाँ पे भारत की होकर ही रह जाती है। जब उन्हें शांति का नोबेल प्राइज दिया गया, तो शांति का जब नोबेल प्राइज दिया जाता है तो सबने बताया कि किस तरीके से भारी भरकम रकम होती है, उसमें वो पैसा उन्होंने डोनेट कर दिया और उनके सम्मान में एक भोज भी आयोजित किया जाता है। तो मदर टेरेसा ने कहा कि मेरे प्राइज पाने के सम्मान में जो भोज आयोजित किया जाना है, जो समारोह होना है, उसको उन्होंने आयोजन समिति से रद्द करने की मांग की, ताकि उस पैसे से, बचाए हुए धन से गरीबों की सेवा की जा सके। उनके पास सिर्फ 3 साड़ियां थी पहनने के लिए। नवीन चावला भारत के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं और उन्हें उनपे किताब भी लिखी है मदर टेरेसा की जिंदगी के बारे में। तो उन्होंने लिखा है कि जब मदर टेरेसा को एक बार जब मैंने देखा, तो जो नीली धारी वाली जो उनकी साड़ी थी, उन्होंने देखा कि कई जगह पे देखने में तो बहुत साफ सुथरी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें कई जगह पे रफू किए हुए हैं। तो किसी सिस्टर से उन्होंने जाके पूछा कि मदर टेरेसा की जो साड़ी है उसमें रफू क्यों किया गया? रफू समझते ना, कोई चीज फट जाती है तो उसको सिल दिया जाता है, नया नहीं खरीदा जाता है, उसी को रफू कहते हैं, दानी की हुई। तो सिस्टर ने बताया कि हम लोगों के पास पहनने के लिए 3 साड़ियां होती हैं। एक हम धुलते हैं, उतार देते हैं धुलने के लिए, और दूसरा पहनते हैं, और एक साड़ी हम लोगों के पास रहती है जो हम किसी खास मौके पर पहनते हैं। और मदर टेरेसा के पास भी 3 साड़ियां हैं। तो ये पॉवर्टी जो है स्वेच्छा से ओढ़ी हुई एक गरीबी थी। वो चाहती तो इससे विलासतापूर्ण, जैसा सबने बताया, जीवन जी सकती थी, लेकिन वो 3 साड़ियों में रहती थी। तो इस तरीके का उनका जीवन था कि 3 साड़ियों में वो गरीबों की सेवा करती थी, असहायों की, और जीवन के अंतिम दिनों तक वो लोगों के शौचालयों को साफ करती रही, गरीबों के, जिनका कोई सहारा नहीं होता था, निर्धन है, निसहाय है, असहाय है, बेसहारा है, सड़क पे पड़े हुए लोगों को जाती थी, उठा लाते थे और अपने आश्रम में लाके सेवा करते थे। लेकिन उनके अंदर जो है गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। और वो जो रिक्रूटमेंट करती थी अपने वॉलंटियर्स का, सिस्टर्स का, तो उसमें इस क्वालिफिकेशन के साथ ये भी जुड़ा रहता था कि हमें ऐसे आदमी चाहिए जो बहुत ज्यादा गंभीर ना हो, दुखी ना दिखे। तो एक बार नवीन चावला ने पूछा कि सिस्टर मदर, आप इतना गरीबों की सेवा करती हैं, गरीबों के बीच रहती हैं, हमेशा दुखों के बीच रहती हैं, तो आप कैसे इतना मुस्कुरा लेती हैं, कैसे इतना हंस लेती हैं? तो उन्होंने कहा कि हम गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं, तो हम उनके बीच जो है उदास चेहरा लेकर नहीं जाना चाहते हैं। वो हंसती थी, कभी कभी तो बहुत जोरदार हंसती थी, मजाक करती थी, जोक्स करती थी। तो कहती थी गरीब तो पहले से ही परेशान है, तो उसके बाद हम जो है उदास चेहरा लेकर जाए तो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। सर ने बताया उनके हाथ में कुछ था, चमत्कार या जादू टाइप का। तो ये भी एक सही बात है कि उनके हैंडशेक में जैसे कुछ था। अभी मैं दिल्ली में था, पिछले 7 नवंबर को मदर टेरेसा फाउंडेशन का एक प्रोग्राम था, राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा शिखर सम्मेलन था फाउंडेशन की तरफ से। तो वहां पे कोलकाता की एक लेडीज आई हुई थी, रिया नाम था उनका। वो जब मदर टेरेसा के बारे में बोलने लगे तो कहने लगे कि मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे पिताजी जो है हमें एक बार ले गए थे वहाँ फाउंडेशन आश्रम में, उनका जो भी, तो मिशनरीज में। तो उन्होंने जैसे मुझे छुआ या मेरे सर पे हाथ रखा तो मुझे अजीब सी फीलिंग्स हुई, और तभी से मैं उनके मिशन में भी लग गई और काम भी करने लगे। तो ये तो मतलब विश्वास की बात है। तो लेकिन नवीन चावला जो कि हमने बताया वो सूचना आयुक्त रहे हैं, तो उन्होंने भी एक अपनी किताब में जिक्र किया है कि एक बार वो रोम से लौट रही थी
और उनकी एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी जो दिल्ली से कोलकाता जानी थी। और वो जब दिल्ली पहुंची तो जो कलकत्ता की फ्लाइट थी वो बोर्ड हो चुकी थी। और मदन ने इनको फोन किया कि साहब मुझे किसी भी तरीके से आज ही दिल्ली और कल कोलकाता पहुंचना है। तो ये नवीन चावला बहुत परेशान हुए और कहे कि ऐसे कैसे हो पाएगा, अब तो कोलकाता की बोर्ड जो है उस जमाने में एक ही फ्लाइट हुआ करती शाम को। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं फिर कोशिश करता हूँ, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम है। उनके पास 7-8 गत्ते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आप मतलब आज यहाँ आप रुक जाइए, आप इतना क्यों जोर डाल रहे हैं कि आपको आज ही कलकत्ता जाना, सुबह भेज देंगे आपको। तो कहते कि मेरे हाथ में जो है, मेरे साथ में एक बच्चे की दवा है और वो दवा आज किसी भी हालत में उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है, मैं उसे लेकर आई हूँ, विदेश से लेकर आई हूँ। ये सब चल रही थी, अथॉरिटी से बात चल रही थी कि कैसे मैनेज किया जाए। अचानक जो है बोर्ड से जो कोलकाता के लिए बोर्डिंग हो रहा था फ्लाइट्स का, उसमें को डिले किया गया। फौरन गाड़ी का इंतजाम हुआ, सीढ़ी का इंतजाम हुआ, लोगों ने किसी तरीके से उन्हें फ्लाइट में बिठा दिया, वो दवा लेकर पहुंच गई वहां पे आश्रम में। तो मतलब ये एक तरीके से चमत्कार ही कहा जा सकता है या जादू ही कहा जा सकता है कि जो चीज असंभव जैसी लग रही थी कि नहीं संभव है वो हो जाती है। लेकिन ऐसा कभी कभी ऐसे भी होता है जब आपके इरादे बहुत नेक होते हैं, आप सच्चे भाव से किसी साधना में लगे रहते हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं, तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है उसमें। तो इस तरीके से वो समय पर पहुंच जाती है। और एक बार नवीन चावला ने पूछा कि मैं मतलब आप इतना ढेर सारा काम करती हैं, बहुत सारे लोगों से मिलती हैं, तो आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा सैडेस्ट स्टोरी क्या है? ऐसी कोई स्टोरी आप बताएं जिससे आप कभी बहुत ज्यादा दुखी हुई हो। तो उन्होंने बताया कि एक बार मैं कोलकाता से मैं वापस लौट रही थी अपने मिशनरीज में, तो मैंने देखा कि एक औरत के कराहने की आवाज आ रही थी, बूढ़ी औरत थी, उसके कराहने की सड़क के किनारे आवाज आ रही थी। तो मैं वहां पहुंची अपने सहयोगी के साथ, तो वहां देखा कि एक औरत जो है कूड़े के ढेर में पड़ी हुई है, उसके गंदे बहुत कपड़े बहुत गंदे हैं और काकरोच वगैरह चूहे वगैरह उसके शरीर पर दौड़ रहे हैं और उसके मरने ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ही क्षणों के बाद मर जाएगी। मदर उसको उठा के लाती हैं, उसके कपड़े साफ करती हैं, उसका इलाज करती हैं, अपने आश्रम में ले जाती हैं और पूछती हैं कि ऐसा कैसे हुआ तुम्हारे साथ। तो उसने कहा कि ये मेरी बेटी ने मुझे किया है, मुझे घर से निकाल दिया उसने और मैं कभी उसको माफ नहीं कर पाऊंगी। कैसे ऐसे अब कोई एक औलाद अपने माँ के साथ कर सकता है? मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, प्रॉपर्टी भी उसके नाम से कर दिया और जब हमने सारी संपत्ति उसके नाम से कर दी तो उसने मुझे यहाँ लाके छोड़ दिया। तो मदन ने कहा कि ठीक है, फॉरगिव हिम, प्लीज उसे आप माफ कर दीजिए। आप कुछ क्षणों के मेहमान हैं, कुछ ही लम्हों के बाद आपका परमात्मा से मिलन होने वाला है और आप भारी मन से मत जाइए। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे मैं कर सकती हूँ, जिसने मुझे इतना बड़ा जो हमारे पर अत्याचार किया हो, इतनी यातना मुझे दी हो, इस उम्र में मैं ऐसे औलाद को माफ नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, यू शुड गो टू द गॉड विद लाइट हार्टेड। आपको हल्के मन से, निर्मल मन से, निर्मल हृदय से ईश्वर से आपको मिलना चाहिए और आप उसे माफ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए आप उनको। तो मदन ने जो है उनको कहा। उसके बाद कुछ क्षणों के बाद उस महिला ने अपनी आंखें खोली और उसने कहा कि ठीक है, मैं उसे माफ कर देती हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने एक माँ को इस तरीके से इसलिए मना लिया कि उसे आप माफ कर दें। उसके बाद कुछ ही क्षणों के बाद उस महिला की डेथ हो जाती है। तो ये इस तरीके से उनकी जिंदगी थी और उनके बहुत सारे फैंस थे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। उस जमाने के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और रूस के राष्ट्रपति उस समय उसका भी खंडन नहीं हुआ था, मिखाइल गोर्बाचोव, जर्मन के चांसलर हेलमेट कोल, यासर अराफात, फलस्तीनी नेता, ये सब उनसे बहुत ज्यादा उनका अनुराग था। और जब 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव से हार गई तो मदर टेरेसा ने कहा कि मैं इंदिरा गांधी से मिलना चाहती हूँ। तो लोगों ने कहा अब उनसे मिलने से क्या फायदा, वो तो चुनाव हार गई है। नहीं, वो हमारी दोस्त है, हमें उनसे जरूर मिलना है एक बार। अब कोलकाता के चूंकि उनकी जो कर्मस्थली थी कोलकाता थी, तो वहां के उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु हुआ करते थे और दोनों लोगों में आइडियोलॉजिकली बड़े डिफरेंसेस थे, क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे ज्योति बसु, और कम्युनिस्ट जो होते हैं एथिस्ट होते हैं, उनका ईश्वर में विश्वास नहीं होता, नास्तिक होते हैं एक तरीके से माना जाता है। तो और ये ईश्वर में विश्वास रखते थे मदर टेरेसा।
लेकिन दोनों लोगों में काफी समानताएं थी, एक दूसरे का बहुत आदर करते थे, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। तो किसी ने पूछा कि मतलब इस तरीके से वैचारिक विचारधारा आप लोगों की अलग अलग है, कैसे आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? तो कहा कि हम लोगों का अपना एक कॉमन एजेंडा जो है कि हम पॉवर्टी हमारी जो है, गरीबी है, गरीबों की सेवा है, इस पे हमारा जो है एक सहमति है। तो जब ये कभी बीमार पड़ती थी जो है मदर टेरेसा, तो ज्योति बसु आते थे मिलने के लिए उनसे, और जब ज्योति बसु को कोई दिक्कत होती तो मदर टेरेसा जाती थी। उस जमाने की जो राजनीति थी, सियासत थी, वो आज से बहुत अलग थी। विचारधारा के स्तर पे किसी के साथ कुछ भी हो, लेकिन जो है वो एक दूसरे के प्रति जो है समान आदर का भाव रखते थे।